आदाब। इनकम, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट और डिजिटल इकोनॉमी पर बेस्ड खास प्रोग्राम लेकर हाजिर हूं मैं, सोनिया सिंह। इस खास प्रोग्राम में आज बात म्यूचुअल फंड्स के लार्ज और मिड कैप फंड्स की। म्यूचुअल फंड एक तरह का कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट होता है। इसमें सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया जाता है। इसमें अलग अलग तरह के फंड मौजूद हैं, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स। आज हम बात करेंगे लार्ज और मिड कैप फंड्स की। लार्ज कैप फंड में ब्लू चिप स्टॉक्स होते हैं और ये इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी देता है। वहीं मिड कैप फंड ग्रोथ के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके अलावा और भी क्या है इसके फीचर्स और क्या है इसके फायदे, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं। जाने माने फाइनेंस एक्सपर्ट डॉक्टर रवि सिंह और साथ ही हैं जाने माने इकोनॉमिस्ट, चार्टर्ड अकाउंटेंट संदीप भटनागर। नमस्कार, स्वागत है आप दोनों का। तो रवि, आपसे शुरुआत करते हैं। शेयर बाजार नई ऊंचाइयां छू रहा है और लगातार देखकर लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम इसमें पीछे ना रह जाएं, इन्वेस्ट अगर हम नहीं करें तो। अगर हम अपने दर्शकों की बात करें तो उनके लिए क्या सलाह आपकी होगी कि रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया जाए, गोल्ड में इन्वेस्ट किया जाए, अपना बैंक में पैसा रख के एफडी में लगाया जाए या फिर शेयर बाजार में लगाया जाए? देखिए, मैं सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि आपने अगर म्यूचुअल फंड की जो ये प्रोग्राम है, अगर इसके बारे में मैं थोड़ी सी हिस्ट्री बताता हूँ जिससे आपको पता हो कि आज जो इन्वेस्टमेंट है उसका पावर क्या है। इस समय म्यूचुअल फंड में अगर मैं कंपैरिजन करूं तो 2009 में सिर्फ 4 ट्रिलियन रुपीस के करीब का म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट शुरू हुआ था और 2019 तक में देखें तो 24 ट्रिलियन टन, और आज देखते हैं तो 35 से 38 ट्रिलियन के करीब जो है वो पैसा का इन्वेस्टमेंट हो चुका है। यानी कि इन्वेस्टर उतने ही अग्रेसिव तरीके से यहां पर म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं। अब रिटर्न की बात करें तो एवरेज ऑन रिटर्न जो है वो 20% का म्यूचुअल फंड में अब तक आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे मिला है। फिलहाल अगर अभी इस समय देखा जाए तो जिस तरीके से 14 करोड़ के करीब डीमैट अकाउंट खुले हैं, ट्रेडिंग अकाउंट्स खुले हैं और इन्वेस्टर का रुझान जो है वो अब म्यूचुअल फंड की तरफ बढ़ा है, तो कहीं ना कहीं से ये जरूर है कि अगर आपने म्यूचुअल फंड में निवेश नहीं किया तो आपने कहीं ना कहीं से अपॉर्चुनिटी को मिस किया है। क्योंकि मैं समझता हूं कि बहुत से लोग जो है वो इक्विटी के बारे में नहीं समझ पाते हैं और इसी वजह से वो लोग इसमें निवेश करने से बचते हैं। लेकिन अब जब से म्यूचुअल फंड आया उसके बाद से जिनको इक्विटी की नॉलेज है या नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ता और आप भी सिर्फ बैंक की एफडी या फिर गोल्ड में इन्वेस्टमेंट के बजाय अब आप इक्विटी मार्केट में थ्रू म्यूचुअल फंड आप निवेश कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आपने म्यूचुअल फंड की जर्नी तय नहीं करी है तो आपने बहुत कुछ आपने टारगेट को मिस किया है और कहीं ना कहीं से आपके इन्वेस्टमेंट पे भी वो रिटर्न आपको नहीं मिले होंगे जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने दिए हैं। जैसा कि मैं कंपैरिजन में बताता हूँ, एफडी में 7 से 8% एवरेज रिटर्न मिलता है, वो भी सीनियर सिटीजन में अगर जाते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड जहां से 18 से 20% का रिटर्न मिल रहा है तो एफडी के कंपैरिजन में दुगना रिटर्न है। गोल्ड के कंपैरिजन में भी इक्विटी मार्केट के रिटर्न्स ज्यादा हैं अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपैरिजन करें। तो मुझे लगता है कि म्यूचुअल फंड के बारे में जानने के बाद अब आपको जरूर समझ में आ रहा होगा कि म्यूचुअल फंड में अगर निवेश नहीं किया तो कहीं ना कहीं से आपने अपनी ट्रेन जो है वो मिस करी है। ट्रेन मिस हुई है या नहीं, या अभी भी चढ़ सकते हैं, वो हम आपसे दोबारा पूछेंगे। लेकिन इस बीच संदीप जी ये बताएं कि शेयर मार्केट जो है वो न्यूज़ पर बहुत ड्रिवन रहता है और हाल ही में जब कुछ राज्यों के इलेक्शन हुए, उनके रिजल्ट्स आए और साथ में अब लग रहा है कि एक निरंतरता या फिर एक स्थिरता दिख रही है। इसको देखकर क्या लगता है, टाइमिंग बिल्कुल सही है अभी शेयर बाजार में एंटर करने की? जी सोनिया जी, काफ़ी आपने इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे रेज़ किया है। टाइमिंग की जहाँ तक बात है, मार्केट में अगर आप देखें पिछले 3-4 साल का सिनारियो ऐसा रहा है कि मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल रहा है। जब कोविड आया तो एकदम क्रैश आ गया, उसके बाद फिर थोड़ा सा धीरे धीरे स्टेबलाइज हुआ और पिछले 1 साल से हम देख रहे हैं कि काफ़ी कंसोलिडेशन चल रहा है। लेकिन पिछले 3-4 महीने से एकदम से मार्केट के अंदर जो है एक अपवर्ड मूवमेंट काफ़ी हम आता हुआ देख रहे हैं। और जिस तरीके से जो हमारी इकॉनमी है, अगर आप वर्ल्ड एट लार्ज की तरफ देखें तो सबसे ज़्यादा शाइनिंग इकॉनमी इंडिया की सबने घोषित किया है। वर्ल्ड बैंक ने भी बोला है, IMF ने भी बोला है और सारी इकॉनमीज़ का यही मानना है कि इंडिया की इकॉनमी सबसे रोबस्ट इकॉनमी है आज की डेट में पूरे दुनिया में।
तो उसको देखते हुए हम देखें कि जो मार्केट का रुझान है वो आगे आने वाले समय में बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। और ख़ास तौर से ये जो साल है, ये साल बहुत अच्छा होने की पूरी आशंका है। देखिए इंडिया के अंदर इलेक्शंस हैं, फिर उसके बाद यूएस में भी इलेक्शंस हैं, तो और जो हमारा इतिहास बताता है कि जब भी किसी देश में इलेक्शंस होते हैं तो मार्केट हमेशा अपवर्ड मूवमेंट में ही रहता है, क्योंकि गवर्नमेंट ऐसी कोई चीज़ नहीं चाहेगी कि जो मार्केट को अब बिज़नेस सेंटिमेंट ख़राब करे। तो उसके रहते हुए जो इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट है, आज की डेट में आप देखिए जो पिछले बजट में भी जो अनाउंसमेंट हुई है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बड़ा ज़बरदस्त थ्रस्ट दिया गया है। और इंफ्रास्ट्रक्चर के आते ही गवर्नमेंट के अंदर जो देश है उसके अंदर बड़ा अच्छा इकोनॉमी में बहुत अच्छी ग्रोथ आती है, और ये हम देख ही रहे हैं। तो इसलिए ये टाइमिंग बहुत अच्छा है। हालांकि कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं कि मार्केट जो है अभी बहुत ज़्यादा ऊपर हो गया है, एकदम फिजल आउट हो सकता है, एक बबल है, ऐसा मानने में आ रहा है, ऐसा लोग बोल रहे हैं। लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा बिल्कुल नहीं है। मार्केट बड़ी अच्छी अपनी ग्रोथ फेज़ में चल रहा है और आगे भी ये चलता रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। गोल्डी मीट मटन मसाले, जो आपके हाथ का मटन खाए जिंदगी भर आपका हो जाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। जी, तो जैसे संदीप जी ने बात कही, पिछले 1-1.5 साल से हम ये बात सुन रहे हैं कि वो फलाना बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं, नामी गिरामी शेयर होल्डर्स हैं, उन्होंने अपने सारा स्टॉक बेच दिया क्योंकि रिसेशन आने वाला है, इस टाइप की बातें हैं। तो ये सब खबरें को किस तरह से फिल्टर किया जाए, और वो जो आपने ट्रेन मिस होने वाली बात कही थी, क्या वाकई में मिस हो गई है या अभी भी चढ़ सकते हैं ट्रेन पर? बहुत अच्छा सवाल है सोनिया जी, और मैं आपके माध्यम से इन्वेस्टर्स को जरूर बताना चाहता हूं कि देखिए ट्रेन कभी भी मिस नहीं होती। मैं एक स्टोरी की बात करता हूं, आपने पीछे स्टोरी सुनी होगी कि किसी ने इन्फोसिस में 1999 में इन्वेस्ट किया था हजारों, और आज वो है करोड़पति, यानी करोड़पति में भी आज वो 100 करोड़ के मालिक हैं। ये ट्रेन आज भी चालू है। अगर आज आप निवेश करेंगे और आप 25 साल के लिए अपना फंड छोड़ देंगे, तो आज अगर आप लाखों निवेश करेंगे वो करोड़ों में कन्वर्ट जरूर होगा, ये मैं श्योर कह सकता हूं। क्यों? क्योंकि सिंपल कैलकुलेशन है, आप ग्रोथ के हिसाब से आप 8% ग्रोथ कर लीजिए तो भी आपका करोड़ों में कन्वर्ट हो जाता है, और यहां पर तो हम सिर्फ लाखों की बात कर रहे हैं। दूसरी बात है, देखिए मार्केट में जो सिचुएशन है उसको देखें तो म्यूचुअल फंड एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसके थ्रू जाने पे इन्वेस्टर का खतरा काफी कम होता है। क्योंकि म्यूचुअल फंड में क्या करते हैं कि जैसा आपने बताया भी स्टार्टिंग में कि बहुत सारे इन्वेस्टर का पैसा ले करके एक म्यूचुअल फंड का जो फंड मैनेजर होता है वो जो जिसने पूरी पढ़ाई की है, नॉलेज गेन की है और सेबी से रजिस्टर्ड है, और वो फिर आपके पैसे को एक सही तरीके से लगाता है जिससे कि आपको रिटर्न मिलते हैं। अब हो सकता है आप कुछ न्यूज़ ना कलेक्ट कर पाए, जियोपॉलिटिकल टेंशन हो सकती है, या फिर कुछ ऐसे क्रूड ऑयल के प्राइसेस हो सकती हैं जिसकी वोलेटिलिटी यानी उतार और चढ़ाव में आपके शेयर मार्केट पे नुकसान हो सकता है। ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हो चुकी हैं, उसके बावजूद भी म्यूचुअल फंड ने आज अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। क्यों? क्योंकि आप जब बीमार होते हैं तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, कोई केस होता है वकील के पास जाते हैं, फाइनेंस प्रॉब्लम होती है सीए के पास जाते हैं। तो इसी तरीके से जब आपको इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज बनानी होती हैं या फिर आपको अपने फाइनेंशियल गोल अचीव करने होते हैं तो आप फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प लेते हैं। तो मुझे लगता है कि वो आपके लिए इस तरीके की चीजें क्रिएट करते हैं। अब आगे के सिनेरियो की बात करते हैं। जैसा सर ने भी बताया, आगे देखिए इंटरेस्ट रेट अब कम होने का दौर शुरू होने वाला है। यूएस ने पहले ही कह दिया कि अब हम इंटरेस्ट रेट को कम करेंगे, यानी कि जो आपने अपने बैंक की एफडी में पैसे रखे हैं वो अब 7% पे रिटर्न नहीं देंगे, वो आपके 5%, 5.5% की तरफ बढ़ेंगे। तो आने वाले सालों में मार्केट में उतनी ही लिक्विडिटी मिलेगी, और यही वजह है कि पिछले अगर देखा जाए तो 5 से 8 सालों में जो एफडी से इन्वेस्टमेंट है वो इक्विटी मार्केट पे टर्न अराउंड हुई है। और इसीलिए आज हम विश्व में हैंग सेंग से सिर्फ थोड़े नंबर्स पे पीछे और 5वें नंबर पे एक्सचेंज ट्रेड के हिसाब से खड़े हुए हैं, यानी कि $4 ट्रिलियन से कहीं ऊपर का हमारा ट्रांजैक्शन हो चुका है। तो ये दिखाता है कि भारतीय के अंदर, इंडियंस के अंदर इतनी पावर है, और सरकार की जो इस समय जो मोदी जी की जो स्ट्रैटेजी है जिसको लेकर के पावर सेगमेंट, बैंक सेगमेंट या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल्टी काउंटर, इन सभी में अग्रेसिव ग्रोथ देखने को मिल रही। तो उसका फायदा आप कहां से ले सकते हैं? बैंक में पैसा रख के नहीं ले सकते, आप म्यूचुअल फंड में निवेश करके ले सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जब आप सोचें वही सवेरा और वही सही टाइम है आपके इन्वेस्टमेंट का।
और संदीप जी, आप तो टैक्स एक्सपर्ट भी हैं, तो जिस तरह से इंटरेस्ट रेट की बात उठी है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि जब शेयर बाजार ऊपर उठता है भारत का, तो ये कहा जाता है कि अमेरिका का पैसा जो है वो यहाँ पर आ रहा है, और अब जब अमेरिका में इलेक्शंस होने हैं, वहाँ पर भी इंटरेस्ट रेट डाउन हो रहे हैं, इसका क्या फ़र्क पड़ेगा हमारे शेयर बाजार पर? जी सोनिया जी, आपने बिल्कुल जो कनेक्शन है बिल्कुल ठीक बिठाया है, क्योंकि होता क्या है कि जब भी इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं, क्योंकि आप देखिए कि जो यूएसए की इकॉनमी सबसे बड़ी इकॉनमी है और सबसे स्ट्रॉन्ग इकॉनमी मानी जाती है, और है भी स्ट्रॉन्ग इकॉनमी, तो क्या होता है कि जब इंटरेस्ट रेट्स यूएसए में बढ़ते हैं तो हर एक जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको ये लगता है कि हम एक सेफ इकॉनमी में पैसा डालें, वहाँ पे हमारे को रिटर्न ज़्यादा आएगी, इंटरेस्ट हमें ज़्यादा मिल रहा है तो वहाँ पे हमें रिटर्न ज़्यादा आएगी। तो इसलिए सब पैसा, सारा पैसा जो है इंस्टीट्यूशंस, क्योंकि जो शेयर मार्केट है वो सारा का सारा गवर्न जो मेन करता है, जो पैसा आता है वो मेनली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आता है। तो जब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस उस पैसे को लेके यूएसए में इन्वेस्ट करेगी तो नेचुरली मार्केट से पुल आउट होता है, शेयर मार्केट से सारा पुल आउट होता है पैसा। और अब जैसे डॉक्टर रवि सिंह ने बताया कि ये जो इंटरेस्ट रेट्स है ये यूएस गवर्नमेंट ने फ्रीज़ कर दिए हैं, उन्होंने कहा है कि हम आगे आने वाले टाइम में धीरे धीरे इंटरेस्ट रेट्स को रिड्यूस करेंगे, और जब ऐसा होगा तो जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है पैसे की, वो इंस्टीट्यूशंस को ये लगेगा कि इससे अच्छा कि हम कहीं और लगाएं, क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट्स फॉल हो रहे हैं तो फिर वो पैसे को कहीं और लगाएंगे, और इंडिया जैसी इकोनॉमी में या और डेवलपिंग इकोनॉमीज़ में ये पैसा आएगा। आप ये ध्यान करें कि जब कोविड आया था उससे पहले इंटरेस्ट रेट्स इतने कम थे कि इसीलिए मार्केट में पैसा बहुत ज़्यादा आ रहा था। फिर धीरे धीरे जब कोविड आया और फिर जब सारी गवर्नमेंट्स को ये स्टेप्स लेने पड़े, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने पड़े गवर्नमेंट इकोनॉमीज़ को बूस्ट करने के लिए, तो फिर ये इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने शुरू हो गए और इसी तरीके से पैसा सारा निकल के यूएस की इकोनॉमी में चला गया। अब वही चीज़ अब रिवर्सल वापस शुरू हो रही है, और आगे आने वाले टाइम में जैसा कि अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, इंटरेस्ट रेट्स कम होंगे और धीरे धीरे आप अगर ध्यान करें तो 0% तक का इंटरेस्ट कुछ इकोनॉमीज में हो गया था, और यही ट्रेंड आगे आने वाले टाइम में हम देख सकते हैं। तो इसलिए जब इंटरेस्ट रेट्स कम होंगे तो इंडिया में पैसा आएगा और शेयर मार्केट बूम करेगा। ठीक है, तो अब रवि सिंह जी ये बताइए कि किसी के पास 5 लाख या 10 लाख रुपए रखे हैं, अभी इस समय बैंक में है, सेविंग अकाउंट में है, लेकिन किस तरह से वो अब शेयर बाजार का फ़ायदा उठा सकते हैं, उसकी ग्रोथ का, उसमें वो जो फियर ऑफ मिसिंग आउट है वो ना हो? देखिए, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर है कि आपके पास 5 लाख है या 500 रुपए है। मैं इसको और कम कर देता हूँ क्योंकि हमारे दर्शक बहुत गाँव के भी होते हैं जो कि इसके बारे में सोचते हैं। म्यूचुअल फंड के जरिए अगर आप निवेश करते हैं तो आप 500 रुपए से भी निवेश कर सकते हैं, और 5 लाख हो या 50 लाख हो या 5 करोड़ या 500 करोड़ हो, आप म्यूचुअल फंड में डाल सकते हैं। तो आपकी जो परेशानी है कि कितना पैसा आप डालें, मार्केट के जो ट्रेंड है, देखिए इस समय मार्केट में जब भी आपने देखा होगा, जैसे हम सेक्टर की बात कर रहे थे, कई ऐसे बार होता है कि लार्ज कैप जो है वो चलते हैं, कई बार मिड कैप चलते हैं, कई बार स्मॉल कैप चलते हैं, और पीछे हिस्ट्री में देखा जाए तो अभी जो रीसेंट डेटा इस साल का जो क्लोजिंग आ रहा है हमारा, उसमें देखते हैं तो 42% हमें स्मॉल कैप ने रिटर्न दिया है, मिड कैप ने 46% रिटर्न दिया है। कौन सी एफडी में आपको ऐसा रिटर्न मिल रहा है, कौन से इन्वेस्टमेंट में आपको ऐसा रिटर्न मिल रहा है, बहुत डिफिकल्ट है। तो आप यहां पर म्यूचुअल फंड में आपके पास, चूंकि मैंने बताया करीब 2500 म्यूचुअल फंड ऑप्शंस आपके पास आज अवेलेबल है, यानी कि आप 2500 तरीके से आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। आप लार्ज कैप पे जा सकते हैं, मिड कैप पे जा सकते हैं, स्मॉल कैप पे जा सकते हैं, ब्लू चिप पे जा सकते हैं। आप चाहे तो इस पूरे को आप हाइब्रिड फंड में भी जा सकते हैं, आप सिचुएशनल स्पेशल ओरिएंटेड फंड में जा सकते हैं, यानी कि जैसे आपके टारगेट हो आप उस तरीके से निवेश कर सकते हैं। अब मार्केट की अभी कंडीशन है तो उसको देखते हुए आपको हो सकता है डर लग रहा हो, मुझे भी डर लग रहा है, तो मैं सिंपल है, मैं गवर्नमेंट के जो डेट फंड है उनमें जाना चाहूंगा, क्योंकि आपका पैसा है, आप 6 महीने साल भर डेट फंड में रखिए, डेट फंड से टर्न अराउंड करके वापस आप लार्ज कैप में डाल दीजिए, ये सुविधा मिलती है आपको। तो स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है। तो यहां पर अगर निवेश करना है तो आपको मार्केट में ऐसी अपॉर्चुनिटीज रहेंगी, लेकिन मुझे लगता है कि म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए लेट नहीं करना चाहिए। आप पार्शियली करिए, आपको 5 लाख रुपए डालने, आप 1-1 लाख करके आप अगले 8 महीने तक आप म्यूचुअल फंड में पैसा डाल सकते हैं। आप इस तरीके से आप स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। गोल्डी मीट मटन मसाले, जो आपके हाथ का मटन खाए, जिंदगी भर आपका हो जाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले।
तो संदीप जी, टैक्स के लिहाज से भी अगर देखा जाए तो अगर प्रॉफिट बुक करेंगे उसमें तो कितने टैक्सेस लगते हैं वो भी बताइएगा, और साथ में क्या हमेशा हमें सिर्फ प्रॉफिट ही होगा म्यूचुअल फंड में, कभी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है क्या? जी 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 सोनिया जी, टैक्स के लिहाज से म्यूचुअल फंड्स काफ़ी अट्रैक्टिव हैं और लॉस भी हो सकता है, बिल्कुल आपने ठीक कहा। तो अगर हम टैक्स का देखें तो टैक्स के अंदर जो सिस्टम है, जो नॉर्मली टैक्सेशन होता है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है। तो उसके अंदर क्या होता है कि जो म्यूचुअल फंड्स हैं उसको गवर्नमेंट ने डिवाइड किया हुआ है दो पार्ट्स में। एक होता है इक्विटी फंड्स और एक होता है डेट फंड्स। और उसके साथ साथ जैसा कि डॉक्टर सिंह ने बताया कि एक हाइब्रिड फंड्स भी होते हैं। तो जो फंड्स इक्विटी वाले होते हैं उनके अंदर जो टैक्सेशन होता है उसमें अगर कोई इक्विटी फंड के अंदर इन्वेस्ट करता है और वो 1 साल से ज़्यादा उसकी इन्वेस्टमेंट होती है तो उसके ऊपर वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंडर में आता है। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंदर जो आपका जितना भी आपका गेन होगा उसके ऊपर सीधा सीधा 10% का टैक्स लगता है। और उसमें एक सुविधा गवर्नमेंट ने दी हुई है कि जो आपका 1 लाख तक का जो गेन है उस पर कोई टैक्स नहीं है। ये बड़ी अच्छी एक चीज़ है जो पीछे रिड्यूस हुई थी। और 1 लाख के ऊपर जितना भी आपका गेन होगा उसके ऊपर उसके ऊपर टैक्स लगेगा। 1 लाख तक पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, 10% का आपको टैक्स लगेगा। अब दूसरी तरफ जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, अगर आपका 1 साल से कम इन्वेस्टमेंट आपने करी है, कोई भी आपने म्यूचुअल फंड लिया और विद इन 1 ईयर आपने 1 साल के अंदर अंदर उसको बेच दिया, तो आपको वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा उसके अंदर। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के केस में 15% का टैक्स आपको देना पड़ता है जो गेन अमाउंट होता है उसके ऊपर। उसमें कोई एग्जेम्पशन लिमिट नहीं है, लेकिन 15% का आपको टैक्स देना पड़ता है। अच्छा, ये जो चीज़ है जो इक्विटी फंड्स जिसको हम बोलते हैं, इसमें हाइब्रिड फंड्स आते हैं। जो हाइब्रिड फंड्स वो वाले फंड्स आएंगे जिसमें 65% से ऊपर का जिसमें इक्विटी का जो कंपोनेंट है उसको हम इक्विटी फंड्स की कैटेगरी में काउंट करते हैं, तो उसमें ये टैक्स के रेट्स लगते हैं। फिर उसके बाद आता है आपका डेट फंड्स। अब डेट फंड्स की जो टैक्सेबिलिटी है इसमें गवर्नमेंट ने काफ़ी बदलाव किए हैं। पीछे जो पिछला बजट आया है उसके अंदर बहुत चेंजेस करे हैं, उससे काफ़ी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को भी काफ़ी ग्रीवेंसेस थी, उन्होंने काफ़ी रेज़ किया कि भाई ये ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन खैर गवर्नमेंट का जो व्यू होता है वो बहुत लंबे समय का होता है, इसलिए हम उसको नहीं कह सकते। उन्होंने बहुत थॉट सोच के इस चीज़ को किया होगा। तो उसमें उन्होंने ये किया कि आज की डेट में ये रूल है कि जो अगर आपने कोई म्यूचुअल फंड लिया हुआ है जिसमें आपका डेट फंड है, तो उसमें जो आपका गेन होगा उस गेन को उसमें कोई लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म का कोई कंसेप्ट नहीं है। उसका जो जितना भी गेन होगा वो पूरा का पूरा आपकी जो बाकी की इनकम है उसमें उसको ऐड कर दिया जाएगा और वो स्लैब आपका जो भी स्लैब रेट आएगा उसके ऊपर उसके बेसिस पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। फिर अब यहाँ पे मैं आपको अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहूँगा कि पहले क्या स्कीम थी, क्योंकि वो स्कीम कुछ हद तक आज भी हमारे पास अवेलेबल है उन डेट फंड्स के लिए जो हमने 31 मार्च 2023 से पहले लिए हैं। तो उसके अंदर ये है कि जो आपने इन्वेस्टमेंट पहले की थी डेट फंड्स के अंदर, तो उसमें कंसेप्ट लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों का आज भी वैलिड है। लॉन्ग टर्म वो होते हैं जो आपने 36 महीने से पहले आपने मतलब सेल 36 महीने तक होल्ड करे, वो वाले लॉन्ग टर्म एसेट्स होते हैं। तो उनका जो गेन होगा उसके ऊपर आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है। आप इंडेक्सेशन लगा सकते हैं और इंडेक्सेशन लगाने के बाद जो भी आपका गेन आएगा उसके ऊपर आपको 20% का टैक्स देना पड़ेगा। और इसी तरीके से जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है वो 36 महीने से कम अगर आपने कोई म्यूचुअल फंड होल्ड करा है जो कि डेट फंड है, उसको आप उसका जो गेन होगा उसको आप अपनी इनकम में उसको इंक्लूड करेंगे, उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो ये तो हो गया टैक्सेशन पार्ट। अब इसमें आपने जैसे बोला कि लॉस भी हो सकता है, तो लॉस बिल्कुल हो सकता है म्यूचुअल फंड में, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो जो लॉस होगा उसको लॉस को आप बाकी इनकम के साथ उसको सेट ऑफ कर सकते हैं, और सेट ऑफ करने में जो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस जो भी होगा वो आप सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे शॉर्ट टर्म के साथ, शॉर्ट टर्म को लॉन्ग टर्म के साथ आप सेट ऑफ कर सकते हैं। जी, ये रूल्स है। जी, बहुत क्लियर किया आपने ये चीज़। तो आपने रवि ये तो बता दिया कि 500 रुपये से भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब ये बताएं हमारे दर्शकों को कि कहाँ से खरीदें, किसके पास जाएं, क्या ऑनलाइन मिल जाएगा
या कोई बैंक के थ्रू मिलता है? म्यूचुअल फंड कैसे खरीदा जा सकता है? देखिए, जब से मोदी सरकार ने इस चीज़ को इतना इजी कर दिया है कि आज आपको जो म्यूचुअल फंड परचेज करना है उसके लिए बहुत इजी वे है। सबसे बड़ी बात आपने बिल्कुल सही कहा कि सबसे पहले आपको म्यूचुअल फंड को में निवेश करने से पहले ये है कि आपको केवाईसी कंप्लीट करनी पड़ेगी। केवाईसी का मतलब है आपके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड, एड्रेस प्रूफ जो कि आपका आधार कार्ड हो सकता है, और साथ ही बैंक स्टेटमेंट, ये ज़रूर आपको अपनी केवाईसी कंप्लीट करनी है। उसके बाद आप चाहे तो बैंक के थ्रू या फिर जो सेबी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड्स हैं या फिर जो ब्रोकर है, खासतौर से जो एक्सचेंज में रजिस्टर्ड ब्रोकर हैं, आप उनके थ्रू ये म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं। अब उस म्यूचुअल फंड को खरीदने के लिए आप जो जानकारी इकट्ठी कर सकते हैं वो आप गूगल के थ्रू भी आप इकट्ठी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सी वेबसाइट्स हैं जो कि सारे म्यूचुअल फंड का कंपैरिजन करके दे देती हैं। क्योंकि इस समय 2500 म्यूचुअल फंड है, तो एक आम इन्वेस्टर के लिए बहुत डिफिकल्ट है कि कौन से म्यूचुअल फंड में निवेश किया जाए। तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको जो है वो ज़्यादा जो है वो कंपैरिजन करना पड़ता है कि आपको किस म्यूचुअल फंड में जाना है, मार्केट सिचुएशन वहाँ पर कैसी है, और इसके थ्रू आप सिंपली इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड की खास बात यह है कि आपको इसके लिए कोई भी डीमैट अकाउंट नहीं चाहिए। ओके। तो ये सबसे बड़ा फायदा है कि ऐसा नहीं है कि अगर आपका डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप म्यूचुअल फंड नहीं खरीद सकते। आप म्यूचुअल फंड की यूनिट या म्यूचुअल फंड आप चाहे तो जितने भी बैंक हैं उन बैंकों के थ्रू या फिर आप जो एक्सचेंज के ब्रोकर हैं उनके थ्रू आप परचेज कर सकते हैं। जी, तो संदीप जी लार्ज कैप की बात करते हैं। अब लार्ज कैप तो लोगों के बूते की बात नहीं होती है कि खरीदा जाए उसको, तो क्या सस्ते में भी कोई ऐसे लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल हैं, या फिर बेस्ट लार्ज कैप फंड्स कैसे ढूंढे जाएं अगर किसी के पास अच्छा खासा अमाउंट है और वो सही से लगता है उनको कि अपना इन्वेस्ट किया जाए? जी सोनिया जी, आपने पॉइंट बिल्कुल ठीक बोला, क्योंकि जब कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कोई करना चाहता है तो उसको डेफिनेटली लार्ज कैप से स्टार्ट करना चाहिए। कारण ये है कि लार्ज कैप जो है सबसे सेफ माने जाते हैं, इसमें रिस्क जो होता है काफ़ी कम होता है। तो लार्ज कैप में अच्छा म्यूचुअल फंड्स में, लेकिन एक ये बड़ी अच्छी बात है कि आपको ऐसा नहीं है कि म्यूचुअल फंड्स लार्ज कैप के महंगे होंगे या सस्ते होंगे, वो तो NAV पे डिपेंड करता है। आप चाहे तो 1000 रुपये से भी स्टार्टिंग कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में, किसी को इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बात ये हुई कि आप सेलेक्ट कैसे करेंगे। अगर कोई सबसे पहले इन्वेस्ट करता है म्यूचुअल फंड में, इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रहा है, तो मेरे राय में उसको सबसे पहले इंडेक्स फंड्स की तरफ देखना चाहिए। इंडेक्स फंड्स में एक बड़ी अच्छी बात ये होती है कि एक तो इसका जो ये जो सिलेक्शन होता है, इसमें जितने भी इंडेक्स के जो स्टॉक्स होते हैं उसकी सिलेक्शन करी जाती है। इसमें इनको पैसिव फंड्स भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो एक्सपेंस रेशो है वो भी काफ़ी कम होता है। मैं आपको एक्सपेंस रेशो के बारे में भी थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि जब भी हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो म्यूचुअल फंड एक एक्सपेंस रेशो चार्ज करता है, यानी कि वो आपका क्योंकि पैसा मैनेज कर रहा है उसके लिए वो आपसे कुछ फ़ीस चार्ज करता है। वो बहुत नॉमिनल फ़ीस होती है, 0.2 0.3% से लेकर 1% 1.5% तक भी जाती है। तो जितने भी पैसिव फंड्स होते हैं उनके अंदर एक्सपेंस रेशो कम होता है, क्योंकि उसके अंदर उनको ज़्यादा कोई अपनी एक्सपर्टीज़ नहीं लगानी होती है। उनको अपनी विशेष चीज़ को अपने अप्लाई नहीं करना पड़ता है। उनको सिर्फ ये देखना है कि जैसे मान लीजिए NSE 50 का कोई म्यूचुअल फंड है, इंडेक्स फंड है, अगर आप उसमें इन्वेस्ट करेंगे तो जो म्यूचुअल फंड है, आपका जो पैसा है वो जितने भी इंडेक्स हैं, निफ्टी 50 के जितने भी शेयर्स हैं उसमें वो इन्वेस्ट कर देते हैं, वो कहीं और देखते ही नहीं। मान लीजिए कल को निफ्टी 50 में से, क्योंकि निफ्टी 50 में से भी शेयर्स निकाल सकती है, सेबी निकाल सकती है, शेयर को निकाल दिया, दूसरे शेयर को ऐड कर दिया, तो वो क्या करेंगे, वो जो निफ्टी 50 में चल रहा है, जैसे मान लीजिए कोई शेयर निकाल दिया गया और कोई शेयर ला दिया गया, तो वो उस शेयर को वो भी एग्जिट कर जाएंगे और दूसरा शेयर ले लेंगे। तो उनको कोई एक्सपर्टीज़ अपनी नहीं शो करनी होती है, एक्सपेंस रेशो उसका कम होता है। और क्योंकि जो इंडेक्स के जो शेयर्स होते हैं वो काफ़ी सेफ होते हैं, ब्लू चिप कंपनीज होती हैं और उनकी कैपिटलाइजेशन, मार्केट कैपिटलाइजेशन भी काफ़ी हाई होती है, तो उसमें एक डाउनवर्ड का रिस्क काफ़ी लिमिटेड होता है। तो इसलिए मेरे राय में इंडेक्स फंड में आराम से इन्वेस्ट किया जा सकता है। इंडेक्स फंड कौन सा चूज़ करें, इसमें भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप
निफ्टी 50 ले सकते हैं या निफ्टी 100 भी ले सकते हैं, है ना। तो उसमें बल्कि आप जब आप धीरे धीरे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे और आपको एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा, तो आप फिर धीरे धीरे मिड कैप के भी इंडेक्स फंड होते हैं उसमें भी जा सकते हैं, स्मॉल कैप के इंडेक्स फंड में भी जा सकते हैं। लेकिन स्टार्टिंग के लिए आप इंडेक्स फंड में जो लार्ज कैप के जो इंडेक्स फंड हैं, ब्लू चिप वाले जो है निफ्टी 50 तरीके के, उनमें आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको अच्छा सेफ रिटर्न्स आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। तो पैसा बोलता है कि इस कड़ी में फिलहाल इतना ही। आप अपनी राय और सजेशंस आप हमें ईमेल कर सकते हैं। इसके लिए हमारा ईमेल आईडी है ddurduspecials@gmail.com। इसके साथ ही हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब। मुख्तलिफ बीमारियों के बारे में आपके हर सवाल का जवाब देंगे हमारे माहिर डॉक्टर। बताएंगे आपको सेहतमंद जिंदगी का राज, ताकि आप बदल सकें अपने जीने का अंदाज। सवाल पूछने के लिए आप हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हेलो डॉक्टर, हर जुमेरात शाम 4 बजे बराह रास्त सिर्फ डीडी उर्दू पर। इस घर का एक एक ईंट, एक एक कोना आपका सुकून नहीं छीन लिया ना सत्यकाम जी। ये गीदड़ बाप की किसी और को दीजिएगा, बाहर निकलिए, नहीं तो जैसे सामान को फेंके ना आपको भी फेंक देंगे। मिश्रा बहुत डेंजरस आदमी। अरे वाह, तुम लोग तो बहुत डरपोक निकले। देखिए छुटकी छुटंकी सोमवार से गुरुवार रात 9 बजे, पुनः प्रसारण प्रातः 11 बजे। सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। इस खास प्रोग्राम में आज बात म्यूचुअल फंड्स के लार्ज और मिड कैप फंड्स की। कि म्यूचुअल फंड में अगर निवेश नहीं किया तो कहीं ना कहीं से आपने अपनी ट्रेन जो है वो मिस करी। अगर कोई सबसे पहले इन्वेस्ट करता है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रहा है, तो मेरे राय में उसको सबसे पहले इंडेक्स फंड्स की तरफ देखना चाहिए। अगर आज आप निवेश करेंगे और आप 25 साल के लिए अपना फंड छोड़ देंगे, तो आज अगर आप लाखों निवेश करेंगे वो करोड़ों में कन्वर्ट जरूर होगा। लार्ज कैप जो है सबसे सेफ माने जाते हैं, इसमें रिस्क जो होता है काफ़ी कम होता है